मेरा नाम अब्दुल वहाब मुंशी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, साथ साथ मैं कॉलमिस्ट हूँ। मुख्तलिफ सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर्स में मैं कॉलम लिखता हूँ और माजी में मेरा सहाफ़त की दुनिया से बहुत एक गहरा वास्ता रहा है। मेरा ताल्लुक़ मुंशी फैमिली हैदराबाद से है। मुंशी फैमिली हैदराबाद ने पाकिस्तान के क़याम के लिए 1946 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मेरी फैमिली में हमारे दादा मरहूम अब्दुल शुक्र मुंशी, मरहूम मोहम्मद इस्माइल मुंशी ने हैदराबाद से हिलाल पाकिस्तान अखबार निकाला था और मेरे दादा अब्दुल शुक्र मुंशी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार के उस ज़माने में बहुत बड़े एक करता धरता वकील और हैदराबाद में एक नामवर कानूनदान और 6 मरतबा फाउंडर प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के। तो मुंशी फैमिली से मेरा हैदराबाद की वास्ता है। सर, आप हैदराबाद की बार इलेक्शन को पूरी करीब से जानते हैं, काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि माजी में हैदराबाद बार के इलेक्शन किस मंशूर पे होते रहे हैं और क्या वो मंशूर कभी पूरे हुए हैं? देखें, अगर आप मुझसे माजी पे बात करेंगे तो फिर मैं कहूँगा याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैंने बार का इलेक्शन सही तरह अटेंड किया था 2021-22 के अंदर। हमारे दोस्त इमदाद उनर साहब खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनके सामने गुलामुल्लाह चांग साहब थे। एक कॉम्पिटेंट इमदाद उनर जैसा आदमी वो इलेक्शन हारवा गया। वो जिस तरह हारा था वो एक अलग बहस है। फिर उसके बाद दोबारा जब हमने देखा तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के लिए आए मोहतरम जनाब अयाज तुनियो साहब। अयाज तुनियो साहब जब इलेक्शन में आए थे तो उनका स्लोगन मंशूर एक ही था। उनका कहना था कि जी मैं आऊँगा तो हाई कोर्ट बार के अंदर, हाई कोर्ट बार की हाउसिंग स्कीम जो है उसके लिए अयाज तुनियो बहुत ज़रूरी है। तो बदकिस्मती से वो सदर बने, लेकिन हाउसिंग स्कीम वहीं पर है। अभी जो इलेक्शन है वो मुनफरद इलेक्शन है बनस्बत माजी के इलेक्शन से। अभी जो इलेक्शन है वो 6 कैनाल पर है। अभी जो इलेक्शन है 26वीं आइनी तरमीम पर है। अभी ये इलेक्शन है SSP हैदराबाद की तहरीक में जो वकला उनके साथ कंधे से कंधा मिला के नौजवानों के साथ खड़े थे, नौजवान उनको देखना चाहते हैं। अभी जो इलेक्शन है वकला कहते हैं कि कॉम्पिटेंट वकील सामने आए जो बार को संभाले, जो बार और बेंच के दरमियान एक तारीख साज किरदार अदा करे। वकला कहते हैं कि वो वकील आए हमारा जो ऊपर जब कोर्ट के अंदर वकला के साथ मसला होता है, उनकी बेइज्जतियाँ होती हैं, उन पर फ़ाइन लगते हैं, तो हाई कोर्ट बार का वो सदर हो जो मामलात को संभाल सके। मैं इस पर कोई शक नहीं कि मामा यूसुफ लगारी को मौका नहीं दिया माजी में उनके सियासी मुखालिफ अयाज तुनियो साहब ने काम करने का, वरना यूसुफ लगारी भी एक बेहतरीन कैंडिडेट थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल ईयर रहा। हमारी बदकिस्मती है कि वो साल पूरा जो था वो बार के अंदर तुनियो साहब और उनके चलते रहे मामलात, और इंतहाई तुनियो साहब ने उनका घेरा जाम कर रखा था। तुनियो साहब का कहना था कि जी यूसुफ लगारी को हम जो बोर्ड पे उनका नाम भी नहीं देखेंगे, लेकिन यूसुफ लगारी साहब ने अच्छा वक्त गुजारा। और आज जो है इशरत लाहौर साहब, KB लगारी साहब और सचल आवान साहब इलेक्शन में खड़े हुए। मैं दुआ करता हूँ कि जो इनमें बेहतर हो, जो पढ़ा लिखा, कॉम्पिटेंट, सुलझा हुआ, संजीदा, ठहरा हुआ आदमी हो, इस बार हाई कोर्ट बार को वो हमें अपना नुमाइंदा बतौर सदर चाहिए। सर, सिंध बार कौंसिल में हैदराबाद के 5 मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में काफ़ी जगह पर शिकायत ये मिलती है कि हैदराबाद के मेंबर्स हैदराबाद के वकला के लिए कोई वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते। तो आपका इस पर क्या? हाँ बिल्कुल, सिंध बार कौंसिल के जो मेंबर हैदराबाद से मुंतखब हुए हैं हमारे दोस्त, उनसे इस बार जो है 2025 में दोस्तों को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, जिसमें साइंस सचल आवान साहब जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है वो भी खड़े हुए थे, और वसीम शाह साहब हैं, ताज कीरियो साहब हैं, सजाद चांडियो साहब हैं, अयाज तुनियो साहब ख़ुद सिंध बार कौंसिल के मेंबर रहे हैं। अभी इस वक्त सदारत का तो उनका अलग मामला है, लेकिन वो रोल सिंध बार कौंसिल के मेंबर प्ले नहीं कर सके जो उनको करना था। नौजवान वकील बहुत परेशान है इस वक्त। जो नौजवान वकील है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप समझ नहीं सकते हैं कि वो अपना किस तरह वक्त गुजारते हैं, किस तरह वो नौजवान जो है मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं, सीनियर के पीछे चलते हैं, पर बाज़ जगहों पे तो नौजवानों को मुआवजा भी नहीं मिलता है। अभी मैं ताज़ा आपको एक किस्सा बताऊँ। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, मुझे दोस्त ने कहा कि साईं मेरे पास 19,500 रुपये भी नहीं है कि मैं सिंध बार कौंसिल की फ़ीस जमा करा सकूँ। लेकिन हमने दोस्त के लिए हमने कहा कि आप अकेले नहीं हो, हम हर जगह आपके साथ हैं, हम उनके साथ रहे। क्योंकि बदबख्ती है कि सिंध बार कौंसिल में जो सिंध बार कौंसिल के मेंबर्स को किरदार अदा करना चाहिए था,
आप हर लिहाज से समझें वो नहीं हो सका जिसकी तारीख़ में एक बहुत बड़ी शिकायत है उनसे। सर करंटली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है, उसमें हमने आपकी मतलब के सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी देखे और पोस्टें भी देखी कि बाहर के लीडर जस्ट के नाम पे सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पर आप क्या? देखिए भाई, मैं आपको क्लियर बताऊं, कैनाल का मसला सिंध की कौमी गैरत और सिंध की वहदत का मसला है। ये तो आप इस बात से मैं डिसएग्री हूँ कि बाहर के लीडरान सियासत कर रहे हैं। सियासत जो कर रहे हैं वो हमको पता है, लेकिन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार की मौजूदा बॉडी, उनको सलाम है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये स्टैंड लिया, एक हैदराबाद में माजी का किस्सा बन गया है, बहुत मामूली चीज़ था वो, एसएसपी हैदराबाद की तहरीक को मिस हैंडल किया गया हाई कोर्ट बार की क़यादत से, हमारे कुछ दोस्तों की वजह से। मैं खुल के बताऊँ आपको, उसकी वजह से तहरीक महीना सवा महीना चली। इसके दरमियान 6 कैनाल्स का मसला भी आ गया। एसएसपी तो जाना था, एक छोटी चीज़ थी, लेकिन उस तहरीक ने एक काम बहुत बड़ा किया। हमारे पास 2 फैक्टर उसने क्लियर कर दिए सिंध के अंदर वकला में। एक फैक्टर वो जो बाज़मीर है और एक फैक्टर वो जो बेज़मीर है। जो बाज़मीर लोग थे उन्होंने एसएसपी हैदराबाद को घर भी भेज दिया और तारीख़ में सुरखरू हुए। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर करूँ कि ये 6 कैनाल की तहरीक और 26वीं आईनी तरमीम भी बीच में आ गई। जब हम कराची पहुँचे थे एसएसपी के तबादले के बाद, तो एक बहुत बड़ा काफ़िला था जहाँ जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ख़िताब किया था और हाई कोर्ट बार की जो क़यादत थी वो उसको लीड कर रही थी। कुछ दोस्त थे हमारे, मोस्ट कॉम्पिटेंट दोस्त थे जिन्होंने पूरी तहरीक लीड किया, उनके साथ थे। वो तारीख़ का एक हिस्सा है। अब कैनाल का जो मामला है, ये चढ़ंग जो थी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद की तरफ से चली थी। कल मैं कराची गया था कन्वेंशन में, आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में, तो वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। 6 कैनाल, सिंधु दरिया हमारी जो ज़िंदगी है ना उसकी रेड लाइन है। तो आप सिंधु दरिया पे कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते हैं। और मैं आपको बार बार एक बात समझाऊँ, देखें, जब पंजाब का थिंक टैंक, पंजाब का सेंटर, पंजाब का पढ़ा लिखा और वसे पंजाब का पढ़ा लिखा कहता है कि जिस सूबों का जो डाउन स्ट्रीम है हमारा सिंध के अंदर, उस तक पानी पहुंचना चाहिए, तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को क्यों ये बात समझ में नहीं आती है कि सारी दुनिया का थिंक टैंक जो है, आपके कालम निगार, राइटर, सहाफ़ी, अदीब, कलमकार, हारी, स्टूडेंट, रोज़ की बुनियाद पर वकील, रोज़ की डॉक्टर्स, सिंध रोज़ की बुनियाद पे सिंध में एहतजाज है। लेकिन बदबख्ती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। आप याद रखना, ये सिंध है, इस सिंध ने पाकिस्तान का क़याम किया था। ये सिंध खालिक है, सिंध असेंबली खालिक है पाकिस्तान को वजूद में लाने की। आप लोग तो थे भी नहीं, आपको तो पता भी नहीं है। जो 6 कैनाल की बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तान किस तरह क़याम अमल में आया हमको पता है। आप हमसे पूछा कि हमने, मेरी फैमिली ने आपको, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, यहाँ से हिलाल पाकिस्तान अखबार जिन्ना साहब के कहने पे निकलता था कि जी सिंध के लोगों को कैसे कन्वेंस किया जाए कि हम पाकिस्तान बना रहे हैं। तो 1946 में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मीर खलील रहमान साहब उसमें मौजूद थे, अब्दुल शुक्र मुंशी साहब मौजूद थे, निज़ामी साहब मौजूद थे, वहाँ मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा आजमी में तस्वीरें मौजूद हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये लेवल थी पाकिस्तान बनाने वाली। आप पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? वफाक क्या चाहता है? वफाक अगर ये चाहता है कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकामत को ख़तरा हो, तो याद रखिएगा ये 6 कैनाल हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान है तो सिंध है, सिंध है तो पाकिस्तान है। आप सिंध के बग़ैर आपकी मईशत का पहिया नहीं चल सकता। इसलिए 6 कैनाल्स का इशू अब इस कौम के अंदर एक वजूद का मसला बन गया है। दरिया जो है हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी सबको प्यारी है, लिहाजा 6 कैनाल का मसला हर सूरत में रद्द होना चाहिए। और दूसरा मसला 26वीं आईनी तरमीम, आप जिन जजों को लेके आए, जिन जज साहिबान को आपने बिठाया है, वो जज साहिबान अक्सरियत जो है ना वो बोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कभी वो किसी मजिस्ट्रेट के पास वो दोस्त अपीयर हुए थे। आज वो दोस्त हमारे ऑनरेबल जजेस हैं। आपने जजेस करना था तो आप मेरिट बेसिस थे, पूरे सिंध से लोग उठाते, पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग उठाते, सिलेक्शन करते। मगर बदनसीबी 26वीं आईनी तरमीम, जिसके लिए मैं कहूँगा कि वो फौरी तौर पे वापस होनी चाहिए। और पाकिस्तान के गैर वकला उसके लिए आज भी तहरीक चला रहे हैं। लेकिन 6 कैनाल का मसला तारीख़ में इंतहाई ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के असल हुक्मरानों को सोचना होगा, उन्हें समझना होगा कि अगर वो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम के ऊपर
कोई दाग या कोई सवालिया निशान पैदा नहीं करना चाहते, तो याद रखिएगा 6 कैनाल किसी सूरत में सिंध को कबूल नहीं है। माजी में जिस तरह कालाबाग डैम का नाम जनरल मुशर्रफ ने मुझे बताई थी खुद ज़ाती बात एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था मैं बहुत परेशान हुआ था आप सिंध के लोगों से जब कालाबाग डैम बनाया जा रहा था। उनको दोस्तों ने कहा था कि जनरल साहब आपका हैदराबाद जब वो आए थे तो मैं उस प्रोग्राम में ख़ुद मौजूद था, तो हमारे जर्नलिस्टों ने कहा था कि जनरल साहब आप हैदराबाद में जो कालाबाग डैम बनाने के लिए आए हैं, हमें लगता है कि आप पाकिस्तान तोड़ने के लिए आए हैं। ये वहाँ पर सहाफ़ियों के लफ्ज़ थे जो आपको ऑन रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ। और आज भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनाब आला आपके कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये फ़ौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है। इसको संभालने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर उनको कहे कि अरसा का इजलास बुलाएँ और उसमें चीज़ बिठाए कि जो सूबों को इजलास में कि अगर सूबों को एतराज़ है डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है तो हर सूरत में आपको 6 कैनाल का मंसूबा रद्द करना होगा। फिर आप चाहें इन 6 कैनाल को मक्का और मदीना इसका नाम रख दें, सिंध के लोग, सिंध का शऊर किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेगा। सर पाकिस्तान में जो इंजस्टिस के खिलाफ बोलता है या आईनी तरमीम होती है उनके खिलाफ बोलता है या कुछ ऐसी चीज़ जैसे 6 कैनाल हो गया, तो माजी में भी ऐसा देखते हुए आ रहे हैं कि या तो वो मार दिए जाते हैं या पे हमला किया जाता है। जैसे अभी आमिर नवाज बड़ाइश साहब पर हमला हुआ, तो इस सूरत हाल में एक आम आदमी किस तरह से खड़ा हो? आप पाकिस्तान की आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह मिसिंग पर्सनस को उठाया जाता है, नौजवानों को गायब किया जाता है, वो काबिल मज़म्मत है। और 6 कैनाल के मामले पे ही मुझे पता है कि दोस्त नहीं चाहते हैं कि हम बात करें, लेकिन ये चढ़ंग जो थी, ये चिंगारी जो थी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जलाई थी, इसको शोला कराची में आमिर नवाज़ बड़ाइश ने बनाया है। आमिर नवाज़ बड़ाइश इस तहरीक का गाजी है, उसके खून का कतरा कतरा सिंधु दरिया, सिंधु धरती के लिए अहमियत रखता है। मुझे फ़ख्र है KBA के प्रेसिडेंट आमिर नवाज़ बड़ाइश पर कि जिसने तारीख साज किरदार अदा किया। वो आमिर नवाज़ बड़ाइश जो हैदराबाद में वकला के साथ, वकला तहरीक में साथ था, वो 3 रातें 3 दिन हमारे साथ सरापा एहतजाज रहा। मैं तो उस आमिर नवाज़ बड़ाइश को जानता हूँ जो काम पॉलिटिकल पार्टीज़ न कर सकी। उसने कहा कि अगर 72 घंटे में आप 6 कैनाल का मसला वापस नहीं लेते हैं तो फिर हम कमू शहीद पे आएंगे, पंजाब के रास्ते बंद करेंगे, जो दोस्तों को नागवार गुजरी। लेकिन दोस्त ये समझें कि आमिर नवाज़ बड़ाइश भी आपका है, हम भी आपके हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। हमको मिलके इस मसले को हल करना पड़ेगा, ना कि आमिर नवाज़ बड़ाइश पे नामालूम अगर जो है ना हमला करेंगे। हमको सब मालूम है कि जो हमला कर रहे हैं वो हमको सब मालूम है। लिहाजा अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें। ये वतन अज़ीज़ हमारा है, ये मुल्क हमारा है। कल आप पे कोई चार्जशीट आएगी, हम उसको दिफा करेंगे, लेकिन मुल्क होगा, धरती होगी, वतन होगी, तब होगा। और 6 कैनाल आप समझते हैं कि सिंध की जो आबादी है, जो सिंध की अक्सरियत है, मजमूई तौर पे वो किसी सूरत में अपने दरिया, अपने वतन, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपनी कौमी ज़बान के ऊपर सिंधी किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हमें ज़ाती तौर पे तो सिंधियों का अपने इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन मजमूई तौर पे कोई मसला होता है तो हम सब यकजा इकट्ठे हो जाते हैं। आज ये जो तहरीक है, मैं समझता हूँ MRD से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, रियासती इदारे, हमारी वफा की हुकूमत को सोचना होगा कि पाकिस्तान को हम कहाँ ले जा रहे हैं। आप सिंध की आवाज़ समझें, आप पंजाब के पढ़े लिखे लोगों की बात समझें। आप KPK के अंदर जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, क्या आपको नहीं पता? तो क्या चाह रहे हैं कि सिंध में भी ऐसी सूरत हाल हो? कभी नहीं। सिंध के सिंधी पुरअमन है, पाकिस्तान परस्त हैं, क्योंकि इस मुल्क को हमने बनाया था, पाकिस्तान हमारा बनाया हुआ है। हम कैसे चाहेंगे कि मुल्क दिवालिया हो, इस मुल्क की सलामती को ख़तरा हो, इस मुल्क की इस्तकामत को ख़तरा हो? तो लिहाजा आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। सर माजी में कुछ तहरीकें हैं जो कामयाब भी हुई हैं, कुछ नाकाम भी हुई हैं। तो कल ही जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कराचीबाग कन्वेंशन में, आल पाकिस्तान कन्वेंशन में, तो ये कन्वेंशन इससे पंजाब बॉर्डर का कहा गया है, पंजाब बॉर्डर बंद करेंगे और रेलवे स्टेशन बंद करेंगे। तो एक जो अल्टीमेटम है आपकी नज़र में क्या असरअंदाज होगा?
देखें, बात ये कन्वेंशन, पहले तो ये सोचें कि बुलाया क्यों जाता है, कन्वेंशन का मकसद क्या होता है। हैदराबाद में कन्वेंशन बुलाया गया था, हमारे दोस्त सीनियर एडवोकेट इमदाद उन्नर साहब ने सलाह दी थी कि जनाब रोडों रास्तों पे ना बैठें, वकला कन्वेंशन बुलाएं, पूरे सिंध के वकला बुलाएं और फिर वो जो एक नामाकूल एक बद दिमाग SSP था उसका तबादला करवाएं। आमिर नवाज बड़ाइश ने कल पूरे पाकिस्तान के वकला का कंसर्न लिया है। मैं खुद स्टेज पर मौजूद था, हामिद खान साहब के साथ मेरी एक तफसीली बातचीत हुई, अली अहमद कुर्द के साथ, इशरत लोहर साहब मेरे साथ थे और काफ़ी पूरे सिंध के वकला थे। उनका एक ही बात थी कि देखें, आज जो मैं जमा हुए हैं, हम 3 दिन का हुकूमत को टाइम देते हैं, हाकिम वक्त को टाइम देते हैं, तख्त लाहौर को टाइम देते हैं कि जनाब आला 72 घंटे आपके पास हैं, 72 घंटे में आप 6 कैनाल के मामले पर सोचें और उसको वापस लें। इतनी तपती हुई धूप, इतनी गर्मी में जो नौजवानों ने किरदार अदा किया, मैं सलाम पेश करता हूँ कराची पार्क को, KBA को, मैं रहमान कुरैशी साहब को सलाम पेश करता हूँ, मैं आमिर नवाज़ बड़ाइश को करता हूँ, मैं वहाँ पर बैठे हुए जो दोस्त थे, बैरिस्टर हैदर इमाम, मैं किसका नाम लूँ, हसीब जमाली, नईम कुरैशी, आबिद ज़ुबैरी साहब, लोग थे यार, क्या उनका जज्बा था। धूप में बैठे हैं, ऊपर सूरज जो था हमारे सरों पे था, सख्त गर्मी कराची में, प्यासे भूखे प्यासे नौजवान वहाँ खड़े हुए थे और एक ही कैनाल पे बात कर रहे थे, तो सिंधु ते कैनाल नामंजूर, दरिया ते धाड़ो नामंजूर, और ये भी कह रहे थे, और उनका एक और जुमला भी था, ये जो नामालूम है हमको सब मालूम है। तो हमको सब मालूम है, मेहरबानी करके दोस्तों की राय का एहतराम करें। फेडरेशन हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, इस मुल्क को हमने चलाना है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बनाया था, मैं दोबारा कहता हूँ, और इस मुल्क को बचाने की ज़िम्मेदारी हमारे इन कंधों पर है। तो आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम सबसे पहले है। सूबों की आइन में जो उनको हक दिए हुए हैं, जो इज़्ज़त है, वो आपको देनी होगी। 6 कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो ये 7 करोड़ सिंधियों की लाश पे बनेंगे। तो आप ये सोच लें कि 6 कैनाल का मामला आपको वापस लेना होगा, इसके बगैर आपका पहिया नहीं चल सकता। देखिए, आपका जो टेलीविज़न चैनल में सवाल कर रहा है कि हैदराबाद में हाउसिंग स्कीम क्यों कामयाब नहीं हुई, कराची में क्यों कामयाब हो गई और जगहों पे क्यों कामयाब होती है, लाहौर में, पंजाब में। देखिए, बात सुने, सबसे पहले नीयत, अगर नीयत में आपके फ़िक़दान है तो कोई भी आपकी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। मैं मुख्तसर बात करूँगा, इलेक्शन के बाद भी तफसीलन आना है सारी सूरत हाल पे। हैदराबाद में जो हाई कोर्ट बार की हाउसिंग स्कीम है, उसके ऊपर एक ही शख्स काबिज़ रहना चाहता है। वो कहता है कि जो कुछ किया है मैंने किया है। 2014 से ये लॉलीपॉप दिया गया, लोगों से पैसे लिए गए, और जब 7 फार्म जिसको कहते हैं, फॉर्म 7 के अंदर जब एंट्री हुई तो मोहतरम जनाब अयाज तुनियो साहब ने अपने नाम से कराई, और उनके लीगल हायर्स का भी नाम है उसके अंदर, गालबन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो इंसान अपने लीगल हायर्स का नाम देता हूँ, हालांकि होना इस तरह चाहिए था कि मैं आपको बताऊँ, कराची में जिस तरह है या प्रेस क्लब के अंदर जिस तरह है, जो हाउसिंग स्कीम लोगों को मिलती है, वो हाउसिंग स्कीम का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी उनके नाम पे एंट्री होती है। फिर जब इलेक्शन होता है तो वो उसके अंदर चीज़ें तब्दील होती हैं। लेकिन बदनसीबी से हैदराबाद हाई कोर्ट बार की हाउसिंग स्कीम की न इलेक्शन हुई है और ना ही उसके अंदर कोई ख़ास पेशरफ्त हुई है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया था। पिछले इलेक्शन के अंदर मेरे सदर मोहतरम जनाब अयाज तुनियो साहब ने जो लॉलीपॉप दिया था, वो इलेक्शन तो जीत गए। बदकिस्मती से वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सके जो उनको करनी चाहिए थी, जिसमें मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों के बाद एक जामिया तैयारी के साथ कुछ दोस्त जो मैदान पे आएंगे, और हर सूरत में जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, उनको तब्दील होना चाहिए। किसी ने ठेका नहीं लिया है, ये हाउसिंग स्कीम हाई कोर्ट बार के गरीब वकीलों की है, ये पैसे उन वकीलों के हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठे किए हैं। तो हम ज़रूर आएंगे मैदान पर, और मुझे कोई डर नहीं है, मुझे डर अपनी मौला की ज़ात से है। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब मेरे मौला के हाथ में। मैं पहले भी आया था, मैं अब भी आऊँगा। मैं जहाँ मैं एहतराम सबका करता हूँ, मैं इज़्ज़त सबकी करता हूँ। याद रखिएगा, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे फिर हम वो करेंगे। तो मैं ज़रूर आऊँगा। और हाउसिंग स्कीम का मामला बहुत अहमियत का हामिल है। हर सूरत में हैदराबाद के वकला को अपने हिस्से का प्लाट मिलना चाहिए। बहुत से वकला तो ये कहते हैं जी सदर और जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार हाउसिंग स्कीम
हमें प्लाट नहीं दे सके तो कब्र जितना प्लाट तो दे दें हम आखिरी आयाम के अंदर। बहुत से लोग मर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकला को जगह दे। बहुत से लोग आज बीमार हैं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, आप यकीन करें कि कोई भी सफ़ेद पोश बंदा इस वक्त अपना घर नहीं बनवा सकता और 400 गज़ का प्लाट है। तो क्या ये वकला दूसरी हाउसिंग स्कीम पर अपने प्लाट बेच कर अपना ख़र्चा चलाएँगे? नहीं। मैं नेक्स्ट मंथ ज़रूर इस तारीख में आऊँगा आगे और हर वकील को अपना प्लाट दिलाने में हर तरीके से उनके साथ खड़ा हूँगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, आप मुझे कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन आपके सवाल थे, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ था। मैं दो बातें और आपसे आखिरी करता चलूँ। एक तो नौजवान जो हमारे वकील हैं, जो बड़ी मेहनत करके लॉ गेट पास करके आते हैं, उनको सब पता है, उनको आप डिक्टेशन और डायरेक्शंस अब नहीं दे सकते। सीनियर्स की, हर सीनियर की इज़्ज़त है, मगर सीनियर जूनियर की बेइज्जती करेगा तो क्या आप अपने बेटे से बदतमीज़ी करेंगे घर में? आखिर वो बच्चा आपको रिएक्शन देगा, फिर उस बच्चे को बिठाना पड़ेगा, तहम्मुल से समझाना पड़ेगा, उसकी तरबियत करनी पड़ेगी। तो सीनियर्स को और बार की क़यादत को नौजवानों से शाइस्तगी से बात करनी पड़ेगी, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। ये वो नौजवान वकला हैं जो लॉ गेट पास करके आते हैं, अपने कंधों पे आपको उठाते हैं, इस तरह कंधों पे उठाकर आपको जितवाते हैं, आपके इलेक्शन में आपके नारे लगाते हैं। पैसे ना होने के बावजूद भी वो बेचारे नौजवान जो होते हैं अपने अखराजात अपनी जेब से चलाते हैं और अपने सीनियर का साथ देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सीनियर मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स हमारे जो सीनियर हैं, उनको चाहिए कि नौजवान वकला का ख्याल रखें, हर लिहाज से ख्याल रखें और नौजवान वकला अपनी मेहनत अपनी जद्दोजहद में लगे रहें। अल्लाह ताला उनको ज़रूर उनकी मंजिल देगा। अब रहा आखिरी सवाल कि किस किस्म के हैदराबाद हाई कोर्ट बार में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आने चाहिए। मैंने पहले कहा था कि इलेक्शन बिल्कुल मुनफरद है, नौजवान इससे किसी के कहने पे वोट नहीं देगा। वो ये सोचेगा कि काबिल वकील कौन है, किसने सिंध धरती इस कौम वतन के लिए अपना काम किया है, कौन इन वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा और कौन से दोस्त पुलिस के टाउट रहे, किन्होंने हमारी तहरीकों को तबाह किया, किन दोस्तों ने उन वकला की इज़्ज़तों पर सौदा किया। ये सवाल 2025 से शुरू हो चुका है। इसके नतीजे आप देखिएगा कि सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में भी सामने आएंगे और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में भी आएंगे। लेकिन मैं दुआगो हूँ, हाई कोर्ट बार हमारा घर है, इस घर को, इस आशियाने को आबाद रखना हमारे पे ज़िम्मेदारी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पास जो क़यादत दे उसको इतनी ताकत और इस्तकामत दे कि वो बार और बेंच को साथ ले चले और जिस तरह नौजवान वकला की बेइज्जतियाँ होती हैं उन पे वो अपना भरपूर एक मौक़िफ़ रखें और उन सामने वालों को बताएं कि ये नौजवान पहले वकील थे, आज आप साहिब मनसब हैं, आपको इन नौजवानों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कल आपके साथ भी वही रवैया हो सकता है, वही मामलात हो सकते हैं जो आज आप ख़ुद बीच बो रहे हैं। बहुत मेहरबानी।